15 में हमारे ऊपर मुकदमा हुआ झूठा, 20 में मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये कोई राजद के लोगों ने नहीं किया, ये हमारे गठबंधन के साथियों द्वारा हुआ। फिर भी मैं मुस्कुरा करके इसको बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा कि आज नहीं तो कल तो कम से कम समझदारी आएगी। लोगों से भी करूंगा और मैं चाहूंगा कि जो गलती पिछली बार उन लोगों ने किया वो कम से कम आगे ना करें। आगे भी जब विधानसभा का चुनाव आएगा और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम मदद करें, कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है। शत्रुता के भाव लेकर के गठबंधन नहीं चला करते हैं। और मैंने तो क्या क्या नहीं सहा है, भभुआ में भी, गोह में भी और बैकुंठपुर में भी। किसी के आने जाने से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, दल उनका है, जिस प्रकार से वो चाहते हैं अपने दल को चलाएं। मेरा कोई जनता दल यूनाइटेड कैसे चलेगा इस पर मुझे कोई सुझाव नहीं देना, लेकिन मुझे याद दिलाना है कि गठबंधन धर्म क्या होता है। भारतीय जनता दल के लालटेन जो बुझ चुकी थी बिहार में, जिसका शीशा फूट गया था, तेल खत्म हो गया था, उस लालटेन की रोशनी बैकुंठपुर में फिर से वापस आ गई और उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर कतई नहीं है। लालटेन युग अगर बैकुंठपुर में वापस आया, राष्ट्रीय जनता दल जीता, तो इसका पूरा श्रेय जाता है निर्दलीय उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं हुए। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को साधुवाद दूंगा कि जो हमने कहा वो किया। मित्रों, इसके पहले लोकसभा का चुनाव था। हमको याद है कि सिवान की सीट हमारी गठबंधन में ओम प्रकाश यादव जी सांसद थे, हमने गठबंधन के तहत छोड़ दिया। गोपालगंज के हमारे माननीय सांसद जनक राम जी थे, उसको गठबंधन के तहत हमने छोड़ दिया। हमारे वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दुबे जी थे, उसको हमने गठबंधन के तहत छोड़ा, और भी कुछ सीट हमने छोड़ा। लेकिन जब गठबंधन हो गया, जदयू को हमने ये सीट दे दी, तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने भी जदयू का समर्थन किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया और इन सभी सीटों पर हम विजयी हुए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भाजपा और जदयू के बीच तलवारें एक बार फिर से खिंच गई हैं। आपको बता दें कि मंजीत सिंह, जो कि जदयू से बागी हो गए थे, क्योंकि वो जो सीट है जहां से चुनाव वो लड़ा करते थे परंपरागत तौर पर, वो सीट भाजपा के कोटे में चली गई थी। ये पहले भी हो चुका है कि 2015 के चुनाव में मंजीत सिंह वहां से सिटिंग विधायक थे और कहीं ना कहीं उनके समक्ष मिथिलेश तिवारी को भाजपा ने उतार दिया था। अब चूंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, उस वक्त मिथिलेश तिवारी ने वहां से बाजी मारी और मंजीत सिंह को हारना पड़ा। लेकिन जब गठबंधन में वापसी हुई नीतीश कुमार की, तो ये सीट असमंजस में चली गई, जहां एक तरफ पुराने विधायक यानी मंजीत सिंह इस इंतजार में थे कि जदयू उनके साथ न्याय करेगी और सीट को उनको वापस कराएगी, वहीं मिथिलेश तिवारी चूंकि जीत चुके थे, उनका दावा वहां से फिर से एक बार पुख्ता था। ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि इस सीट से मंजीत सिंह ने निर्दलीय दावा ठोक दिया और निर्दलियों के साथ क्या किया गया है ये आपको अच्छे से पता है। इस सीट से भाजपा भी हार गई और ये निर्दलीय मंजीत के हाथ में भी नहीं गई। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मंजीत सिंह की वापसी जदयू में हो चुकी है। घर वापसी के साथ साथ मंजीत सिंह ने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक पिता भी बताया। कुमार यादव जी, आप सभी को नमस्कार और इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूं हमारे बैकुंठपुर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैप्पी कुमार दुबे, कुंदन कुमार सिंह, विक्की पांडे, राकेश सिंह मुखिया जी का शादी का सालगिरह मुबारक। हमारे कुंदन कुमार सिंह जी हैं, सुमित श्रीवास्तव जी हैं, जितेंद्र दुबे जी, काफ़ी हमारे मित्र, लगभग 250 के आसपास मित्र जुड़ चुके हैं, अभी और लगातार जुड़ रहे हैं। और गोल्डन प्रताप सिंह जी को मैं देख रहा हूँ, शिवबालक कुशवाहा जी को मैं देख रहा हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे अभिषेक कुमार पांडे जी को देख रहा हूँ, डब्लू ओझा जी भी हमारे जुझारू नेता हैं, वो भी जुड़े हैं। और मैं मंजीत कुशवाहा को देख रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा
कमेंट मंजीत जी ने दिया है। हमारे शिक्षकों के नेता राजकुमार जी भी गोपालगंज से जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और मनीष सिंह, हमारे युवा दिलों की धड़कन, रितेश मिश्रा जी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। चंदन जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, दुर्गेश कुमार सिंह जी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजन त्रिवेदी जी, आशुतोष अंटू जी, राजू पांडे जी, काफ़ी मित्र हमारे जुड़ चुके हैं। प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी को भी मैं देख रहा हूं, हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं और हेडक्वार्टर प्रभारी हैं। विक्रांत जी हमारे बखरी से जुड़ गए हैं। बाबू मुकेश मिश्रा हमारे सोनवलिया से जुड़े हुए हैं। एक बार मैं शुरू करता हूं, आप सभी का बहुत स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। और हमेशा की तरह अपनों से अपनी बात, एक रमाकांत सिंह जी भी जुड़ गए, हमारे सीनियर लीडर हैं, जितेंद्र दुबे जी भी जुड़ गए हैं। एक बार मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, संध्या बेला में आपका अभिनंदन भी करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा समय निकाल करके, मैं देख रहा हूं शैलेश कुमार सिंह जी भी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। और आपकी धर्मपत्नी हमारे सिद्धवलिया प्रखंड की प्रमुख भी रही हैं, आपका भी स्वागत है। मन्नू पांडे जी भी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूं। अवधेश सिनुरिया जी को भी मैं देख रहा हूं। मेरा बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम है, अपनों से अपनी बात। मैं जानता हूं कि जब फेसबुक लाइव का मैं नोटिस आपको सोशल मीडिया पर डालता हूं, तो जो हमारे अपने होते हैं वो कुछ हमसे सुनना भी चाहते हैं, कुछ अपनी बात अपने मैसेज के माध्यम से पहुंचाना भी चाहते हैं। और इसीलिए इधर काफ़ी दिनों से आपसे हमारी बात नहीं हो पाई थी। मैं संतोष मिश्रा को भोरे से देख रहा हूँ, वो भी जुड़ गए हैं। आपसे काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हो पाई थी, इसलिए आज कुछ चंद विषयों पर आपको मैं अपनी बात कहने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। रमेश श्रीवास्तव जी का भी बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत स्वागत। और आज अपनों से अपनी बात में जब मैं शुरू करने से पहले आप सभी को पहले गुप्त नवरात्रा की बधाई देता हूँ। साथ में आज से कुछ सप्ताह बाद इसी महीने में श्रावण का वो महीना जब शुरू होता है, और मेरे ख्याल से 25 तारीख से ही इस बार 1 महीने का श्रावणी महोत्सव शुरू होगा। और हम सब भोले बाबा को जब जल चढ़ाएंगे तो वो भी दिन आने वाला है। और अभी के लिए हम सभी लोगों के लिए सुकून भरी खबर ये है कि पूरे देश में कोविड की जो लहर थी, जो दिन रात हमको परेशान की हुई थी, जो एक यमराज की तरह हमारे आसपास मंडरा रही थी, अभी हम सबों के प्रयास से, भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रयास से, हम सबों के द्वारा जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया है, हमारे चिकित्सकों के अथक परिश्रम से कोविड की लहर कम हुई है। और इसके कारण आज अब हम लगभग फिजिकल मिलना जुलना हम लोगों का शुरू हुआ है। हम सभी आज ही मैं दिन भर 10 बजे से लेकर के मैं लगातार 2-2 जिला की बैठकों में मैं था, और अभी आधे घंटे पहले मैं आया हूं और आपसे मैं जुड़ा हूं। तो इस कोविड में जो लोग हम लोगों को छोड़ के चले गए, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार को इस दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करें। और जो हम सभी, मैं स्वयं भी कोविड से ग्रसित था और हम सभी लोगों ने इस कोविड पर विजय प्राप्त की, तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं और आपका स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी से कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और उसके पहले बिहार सरकार, जब हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाई, तो हम लोगों के यहाँ सरकार बनाने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और उसमें मैं अगर चर्चा करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे गोपालगंज जिले से भी 3-3 मंत्री शामिल किए गए। भोरे से हमारे जीत करके चुनाव आए सुनील कुमार जी, जनक राम जी, जो हमारे सांसद थे, उनको टिकट नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना करके और कैबिनेट मंत्री बनाया। हमारे गोपालगंज सदर से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुभाष सिंह जी, जिनकी थोड़ी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन वो बहुत तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं,
उनको सहकारिता विभाग का भी मंत्री बनाया गया। तो हमारे जैसे कार्यकर्ता को और आप सभी को इस बात से काफ़ी खुशी हुई कि गोपालगंज जिले में हमें 3-3 कैबिनेट बर्थ मिला। और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट का भी एक बड़ा विस्तार किया है। और उस बड़े विस्तार में बिहार में हम सबों के लोकप्रिय नेता आदरणीय गिरिराज सिंह जी को, आप वो कैबिनेट मिनिस्टर पहले से भी थे, आदरणीय गिरिराज सिंह जी को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग भी बिहार वासियों के मस्तक को ऊंचा किया है, हम सभी को गौरवान्वित किया है। इसलिए हम एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहार वासियों की ओर से, भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई भी, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, अभिनंदन भी करना चाहते हैं कि हमारे बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार ही नहीं देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय गिरिराज जी को कैबिनेट मंत्री के रूप में और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने जिम्मेवारी दी है। और इसके साथ साथ हमारे बिहार के प्रभारी रहे, वर्षों तक हम सबों का नेतृत्व किए, जिन्होंने बिहार में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाई और जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें हमने जीती। ऐसे हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में स्थान देकर पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। हमारे युवा मोर्चा के साथी अनुराग ठाकुर जी को भी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री में उनका प्रमोशन हुआ। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जो बिहार में कई साल तक भूपेंद्र जी के पहले वो प्रभारी हुआ करते थे, और धर्मेंद्र जी के प्रभार काल में ही मुझे विधायक बनने का अवसर प्रदान हुआ। वैसे हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली। और ऐसे कई मंत्रियों को, आर.के. सिंह जी हमारे आरा से सांसद हैं, जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति देश में की है। वैसे आर.के. सिंह जी के भी काम से प्रसन्न होकर के और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया है। और साथ में जो काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी, आर.सी.पी. सिन्हा, जो हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आर.सी.पी. सिन्हा जी को भी कैबिनेट में स्टील मिनिस्टर बनाया गया। और लोजपा के हमारे नेता पारस जी को भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बना करके और कैबिनेट में स्थान दिया गया। पहले से आदरणीय नित्यानंद राय जी तो हमारे मंत्रालय में थे ही, जो गृह मंत्रालय का काम देख रहे थे। फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी राज्य मंत्री के रूप में आदरणीय नित्यानंद जी के कंधों पर है। और पूरे देश भर में कई मंत्रियों को मौका मिला। हम सभी बिहार वासियों की ओर से, हमारे बिहार से जुड़े और बिहार के प्रभारी रहे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को, तभी तमाम माननीय मंत्रियों को मैं बधाई देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। मित्रों, इसके साथ साथ चूंकि 23 जून से लेके 6 जुलाई तक हमारे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हम सभी हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके बलिदान पर ही भारतीय जनता पार्टी की इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ। आदरणीय श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था 23 जून को, और 6 जुलाई को उनका जयंती समारोह था। और इस अवसर पर पूरे बिहार प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में बड़ा ही शानदार कार्यक्रम किया है। हमने वृक्षारोपण के माध्यम से, हमने श्रद्धांजलि सभाओं के माध्यम से, हमने सेवा है संगठन के माध्यम से, हमने स्वच्छता अभियान के माध्यम से काफ़ी बड़ा अभियान चला करके और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य लिया था कि हम बिहार में 5 लाख पेड़ लगाएंगे संगठन के माध्यम से। और मुझे आप सबों को बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख से कई गुना ज्यादा वृक्षारोपण का एक बड़ा रिकॉर्ड किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, अपने नेताओं को बधाई देते हैं, जिन लोगों ने पूरी तन्मयता से इस कार्यक्रम को किया है। वृक्षारोपण बड़ा अभियान है, पर्यावरण को बचाना हमारा संकल्प है और इस काम को हम सभी ने किया है। मित्रों, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा
कि मैंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी और उनसे मुलाकात में हमने यह मांग किया था कि आप भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत पटना जेपी सेतु से आप बुद्ध सर्किट का एक सड़क आप केसरिया अरेराज होते हुए और बेतिया को आप जोड़ रहे हैं, उसके लिए हमने उनको अभिनंदन भी दिया था। लेकिन साथ में हमने कहा कि सेकंड फेज में और भारतमाला प्रोजेक्ट में जो दूसरी सड़क बनने वाली है, जिसे छपरा के हमारे माननीय सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने बहुत बड़ा ही परिश्रम करके उसको तरैया तक उन्होंने पहुंचाया है, तो हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से आग्रह किया था कि तरैया से राजापट्टी होते हुए हमको डुमरिया घाट रिवर फ्रंट के बगल से और उसके बाद उसको सलेमपुर घाट और वहाँ से गंडक पर पुल बना करके और अरेराज से उसको जोड़ा जाए। हमने जो आवेदन दिया था उस पर माननीय मंत्री जी ने विभाग से राय मांगी है और विभाग इसका सर्वे कर रहा है। मैं फिर से 2 दिनों के बाद दिल्ली जाऊंगा और NHAI के बड़े पदाधिकारियों से मुझे मिलना है, मिलकर के इस विषय में भी सार्थक पहल विभाग के तरफ से भी हो रहा है और अपने तरफ से जितना भी इसके लिए हमको परिश्रम करना होगा हम करके इसको लगे हैं कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट का जो दूसरा फेज है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र से होकर के जाए। आप सभी को ध्यान में होगा कि NH 28 पहले हमारे यहाँ था, NH 101 हम लोगों ने कराया, NH 85 हमारा नहीं बना था, वो बना भारत सरकार में, और हमारे क्षेत्र में हमने राम जानकी पथ को भी हमने शामिल कराया। और एक और अगर नया अलाइनमेंट हमको मिल जाए तो हमारा जो क्षेत्र है वो विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगा। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम बधाई देना चाहेंगे बिहार सरकार के माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी को कि उनको भी हमने इस बात का आग्रह किया था, वो अपने स्तर से इसका भी प्रयास कर रहे हैं। इसकी चर्चा हमने इसलिए की है कि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि एक ही सड़क थी तो वो अगर चंपारण वैशाली होकर के चली गई तो इधर नहीं बनेगी। ये कन्फ्यूजन दूर करिए, दोनों सड़क बनना है, सड़क का फाइनल अलाइनमेंट तय होना है और ये वैशाली होकर भी बनेगी और छपरा होकर के तरैया होकर के भी बनेगी। इसमें हम सभी लगे हुए हैं। मित्रों, एक बड़ी उपलब्धि जब मैंने अपने विधायक काल में जो पटना की घाटों को मैं देखता था, अहमदाबाद में हमने साबरमती रिवर फ्रंट देखा और तब हमारे ध्यान में आया कि हमारे यहाँ डुमरिया घाट पर भी एक रिवर फ्रंट होना चाहिए। और हमने बड़ा ही प्रयास करके और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटिशा बधाई दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उसके बाद आदरणीय नितिन गडकरी जी के प्रयास से हमारी मांग पर डुमरिया घाट नारायणी नदी के तट पे NH 28 से सटे नारायणी रिवर फ्रंट स्वीकृत हुआ। ऐसे तो यह परियोजना 87 करोड़ की थी और उस परियोजना में 9 करोड़ रुपया फर्स्ट फेज में आदरणीय गडकरी जी जब छपरा आए थे तो वहीं से उन्होंने रिलीज किया और उसके बाद 4.25 करोड़ रुपया हमारे अभी के वर्तमान के माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी रिलीज किया और अब लगभग 13 करोड़ की लागत से 9 करोड़ का काम पूरा हो चुका है और लगभग 4.25 करोड़ का काम अब प्रारंभ होने वाला है, जिसमें विद्युत सौदागरी और ग्रीन क्रेमेटोरिया बनना है, बैकुंठ धाम बनना है। तो हम लोगों ने एक बड़ा ही सुंदर नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण डुमरिया घाट के पास कराया है। जितने भी हमारे मित्र आज इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि एक बार अवश्य उस स्थान पर आएं। आजकल वो हमारे जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के लिए वो बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही प्रेरणादायक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। इसलिए आप निश्चित आएं और एक बार वहां का दौरा आप जरूर करें। आपको हम आग्रह करना चाहते हैं, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, ऐसे करके अगले 5 साल में उसका पैसा धीरे धीरे आएगा, उसका पार्ट वाइज DPR बनेगा और जैसे भारत सरकार पैसा देगी उसका और विकास होगा। साथ में हमने बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी से हमने मुलाकात की और माननीय नारायण जी से हमने आग्रह किया कि पर्यटन विभाग की तरफ से पार्क डेवलप किया जाए, कैफेटेरिया का निर्माण हो, वहाँ पर वाटर पार्क का भी निर्माण किया जाए। इन सब चीज़ों में मैं लगा हूँ और कई बाहर के लोगों से भी मेरी बात हो रही है, कई इन्वेस्टर से हमने संपर्क किया है और मेरा संकल्प है कि हर परिस्थिति में
डुमरिया घाट पर जहाँ प्रभु श्री राम कभी आए थे, उन्होंने स्नान किया था, जिसके कारण वह पावन स्थान है। हिंदुओं के लिए हर हिंदू अपने अंतिम यात्रा में वहीं जाना चाहता है, इसलिए उस जगह को एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में, आध्यात्मिक स्थल के रूप में शक्ति सर्किट से जोड़कर, शिव सर्किट से जोड़कर, आध्यात्मिक सर्किट से जोड़कर उसका विकास हो, इसके लिए मैं लगातार लगा हूं और उसको मैं करा के रहूंगा। ये मेरे जीवन का संकल्प है। इस विषय के लिए भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। मित्रों, एक बड़ा डिसीजन अभी हुआ है। हम सभी किसान परिवार से आते हैं और हमारे क्षेत्र में दो बार मेरे विधायक काल में 2017 में और 2020 में भयंकर बाढ़ आई। अब बाढ़ किन कारणों से आई उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन बाढ़ आई। बाढ़ में जो 6,000 रुपये का मुआवजा लोगों को मिलता है वो तो मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। प्रशासनिक और जो हमारे पंचायत स्तर की जो कमिटियां होती हैं, जिनको लिस्ट बनाना होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी लोगों ने किया, जिसके चलते आज भी मैं कहीं कहीं जाता हूं तो लोग मिलते हैं और लोग कहते हैं कि वो हमको पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को मिला। ये और बात है कि मेरे चुनाव हारने से के बाद बहुत लोगों को मिला। उस समय अगर उन लोगों को मिल गया रहता तो शायद हमको जो नुकसान हुआ चुनाव में वो नहीं होता। लेकिन चलिए, कुछ लोग इसी काम में लगे थे और वो लोग सफल हुए और हम लोगों को ये भी अवसर देखना पड़ा। लेकिन एक बड़ी बात है कि दोनों ही बाढ़ के समय जो गन्ना की फसलें बर्बाद हुई, वो गन्ना किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। मैं इसको लेकर के लगातार लगा रहता था, विधानसभा में बात करता था, गन्ना मंत्री से मिलकर के बात करता था। हमारे अभी के कृषि मंत्री आदरणीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, अभी के हमारे गन्ना मंत्री आदरणीय प्रमोद जी, सभी लोगों ने मिलकर इस पर प्रयास किया और गोपालगंज के हमारे जिला पदाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में इस विषय को उठाया। तो आज मुझे इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार की सरकार को, हमारे कृषि मंत्री जी को, हमारे गन्ना मंत्री जी को और गोपालगंज के हमारे जिला पदाधिकारी को, सभी लोगों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के प्रयास से बिहार की सरकार ने गन्ना की फसल को भी आपदा में शामिल कर लिया है और उसको कृषि विभाग को सौंप दिया है कि कृषि विभाग उसके क्षति का आकलन करे और आपदा में प्रभावित गन्ना किसानों को भी उसका मुआवजा मिले। अब आने वाले दिनों में हमारे गन्ना किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको भी आपदा से में पैसा मिल पाएगा। चूंकि गन्ना विभाग के पास अधिकारी नहीं है और इसके कारण गन्ना का सर्वे नहीं हो पाता था, उसका वास्तविक आकलन नहीं होता था, लेकिन अब कृषि विभाग इसका आकलन करेगा और गन्ना किसानों को उसका मुआवजा का भुगतान होगा। तो मित्रों, ये भी हमारे गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है जो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। BO 150 गन्ना जिसको लेकर के सिधवलिया चीनी मिल के ऊपर सर्टिफिकेट केस हुआ है और हमने गन्ना विभाग से एक और ऑर्डर पास करवाया है कि क्योंकि वो जो चीनी मिल है उसके प्रबंधक जो हैं वो लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि हम हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट से आएगा, तो हाई कोर्ट जाने की बात ही नहीं है, हाई कोर्ट से कुछ आने की बात ही नहीं है। हम जानते हैं कि वो चीनी मिल ने गलत किया है और बिहार की सरकार ने, गन्ना विभाग ने उनके ऊपर एक सर्टिफिकेट केस करने का ऑर्डर दिया, सर्टिफिकेट केस भी हुआ है और विभाग ने उनके ऊपर दबाव बनाया है पेमेंट के लिए, तो हर हाल में वो पेमेंट उनको करना पड़ेगा। इसका दबाव हमने बनाया है। लगभग 10 करोड़ रुपए की हेरा फेरी चीनी मिल के द्वारा की गई है और मैं प्रारंभ से ही, मैं विधायक नहीं था तब से मैं चीनी मिल के खिलाफ किसानों के हक के लिए लड़ता हूं। अभी के वर्तमान जो वहां के विधायक हैं, एक दिन मैं उनका हास्यास्पद बयान देख रहा था कि मेरे ऊपर वो आरोप लगा रहे थे। मैं उनको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो आरोप लगाना है लगा लो, लेकिन मिथिलेश तिवारी पर बेईमानी का आरोप, रिश्वतखोरी का आरोप, दलाली का आरोप तो तुम लगाओगे भी तो जन्म खत्म हो जाएगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा जीवन जीने वाला मैं नेता हूँ। इसीलिए आप देखेंगे मैं विधायक हूँ न हूँ उससे कोई मतलब नहीं, जितनी शक्ति मेरी है उस शक्ति से मैं लड़ूंगा और गन्ना किसानों को उनका जो हक है उसको मैं दिलवा कर रहूँगा। मित्रों, अभी हमारे सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेन वो सब मेरा कराया हुआ है। ट्रेन का स्टॉपेज भी हमने दिहुआ दिवौली में करवाया। हमने, हमारी शुरू से मांग थी, मैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी, तत्कालीन रेल राज्य मंत्री जी को मैं कभी नहीं भूल सकता कि हमारे आग्रह पर उन्होंने थावे रेलखंड पर गोरखपुर से पाटलिपुत्रा का ट्रेन उन्होंने इंटरसिटी चला दिया। छपरा से लखनऊ के लिए उन्होंने सुपरफास्ट एक्सप्रेस चला दिया।
लेकिन सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर उसका स्टॉपेज नहीं है, और ये मेरे लिए भी बड़ा ही दुख का विषय है। लेकिन समस्या यह है कि इसके लिए मैं जाकर के जीएम से भी मिला था, आदरणीय रेल मंत्री जी को भी पत्र दिया गया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी लिखा था, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद सतीश चंद्र दुबे ने भी लिखा था, गोपालगंज के हमारे माननीय सांसद आलोक सुमन जी ने भी लिखा था। इन सब के बावजूद अभी तक स्टॉपेज नहीं हो पाया है। पार्लियामेंट का सेशन अभी शुरू होने वाला है, हम भी दबाव बनाएंगे, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों का हमने नाम लिया है उन सभी लोगों से बात करके दबाव बनाएंगे। इसी बीच रेलवे के जीएम का एक पत्र आया है जिसमें उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है। रेलवे स्टेशन पर रेलवे को आर्थिक रूप से नुकसान होगा, इसलिए वहां पर स्टॉपेज नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो रेलवे को जानकारी मिली है ये गलत मिली है, और इस पर बातचीत करके उस स्टॉपेज के लिए संघर्ष जारी है, उस स्टॉपेज को कराने का प्रयास किया जाएगा। मित्रों, इन सभी बातों के अलावा एक घटना जो आप सभी लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं और मैं कहना भी चाहता हूं। आप सभी को पता होगा कि पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के लड़ा था, और जब हमने चुनाव मिलकर के हम लड़े, हमारे साथ हम पार्टी के भी कैंडिडेट लड़ रहे थे, वीआईपी पार्टी के भी कैंडिडेट लड़ रहे थे, हम चुनाव जीत करके आए, हमारी सरकार बनी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वादा के अनुसार हमने आदरणीय नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री भी बनाया, उस सरकार में हम शामिल भी हैं। लेकिन गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, आप सभी को पता है, राजेंद्र सिंह जैसे नेता, रामेश्वर चौरसिया जैसे नेता, उषा विद्यार्थी जैसी नेता, इन सभी और भी कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित पार्टी है, अगर हमने गठबंधन कर लिया, हमने अगर अपना कमिटमेंट किसी सहयोगी दल से कर लिया, तो हमारे कार्यकर्ताओं को त्याग, तपस्या और बलिदान की मिसाल पेश करनी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर के कार्रवाई की, और आज तक वो नेता भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं हुए। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को साधुवाद दूंगा कि जो हमने कहा वो किया। मित्रों, इसके पहले लोकसभा का चुनाव था, हमको याद है कि सिवान की सीट हमारी गठबंधन में ओम प्रकाश यादव जी सांसद थे, हमने गठबंधन के तहत छोड़ दिया। गोपालगंज के हमारे माननीय सांसद जनक राम जी थे, उसको गठबंधन के तहत हमने छोड़ दिया। हमारे वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दुबे जी थे, उसको हमने गठबंधन के तहत छोड़ा, और भी कुछ सीट हमने छोड़ा। लेकिन जब गठबंधन हो गया, जदयू को हमने ये सीट दे दी, तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने भी जदयू का समर्थन किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया, और इन सभी सीटों पर हम विजयी हुए। अब मैं देख रहा हूं कि भभुआ में हमारी रिंकी रानी पांडे, आनंद भूषण पांडे जी जो हमारे विधायक थे, कम आयु में ही दुखद उनकी मृत्यु हुई। उपचुनाव हुआ और रिंकी रानी पांडे को हम लोगों ने वहां पर विधायक चुना, वहां के लोगों ने विधायक चुना। रिंकी रानी पांडे 2000 ये पिछले चुनाव जो हम सभी लड़ रहे थे 2020 का, उसमें रिंकी रानी पांडे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। प्रमोद सिन्हा जो वहां जदयू के जिला अध्यक्ष थे, वो बागी होकर लड़ गए, उनके कारण रिंकी रानी पांडे हार गई। और पिछले कुछ दिन पहले प्रमोद सिन्हा जो है जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिए, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया। उसी प्रकार हमारे गोह के विधायक थे मनोज शर्मा जी, मनोज शर्मा जी जब चुनाव लड़ रहे थे, हमारे सिटिंग एमएलए थे, उनके खिलाफ वहां एक रणविजय सिंह जी हैं जदयू के नेता, वो आके लड़ गए, उनके कारण मनोज शर्मा भी हार गए। रणविजय सिंह जी को भी जनता दल यूनाइटेड ने ले लिया। मेरे खिलाफ, बैकुंठपुर मेरा घर है, मैं 31 साल से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर के काम कर रहा हूं। मैं एक गरीब घर से निकल करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने अपने देश भर में पहचान बनाई है। हमारी पार्टी ने हमको वहां पर 2015 में चुनाव लड़ाया। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था, और वहां के महान लोगों ने, महान मतदाताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम करके और 15,000 वोट से हमको बैकुंठपुर में विजयी बनाया था 15 में। फिर 20 का चुनाव आया, कई प्रकार के लोग हंगामा करते थे। पहले तो कहते थे लोग कि 15 में टिकट नहीं मिलेगा, फिर लोगों ने कहा कि 20 में ही टिकट नहीं मिलेगा तो गठबंधन में चला जाएगा। मैं टिकट मांगने भी पटना नहीं आया,
हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं ने, केंद्र के नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने पहले ही हमको कहा था कि आप जाके चुनाव लड़िए, तैयारी करिए। मुझे टिकट मिला, मैं चुनाव लड़ा। मुझे इस बात की अपेक्षा थी कि जैसे हम लोगों ने सांसद के चुनाव में, एमपी के चुनाव में जिस प्रकार से हमने अपना चरित्र को दिखाया, उसी प्रकार से जदयू के लोग भी हमारा मदद करेंगे। और उस समय तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था और इस समय तो मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनना था, पहले से तय था। दिन रात हम लोग घूम घूम करके नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील करते थे लोगों से। जब मैं जाता था अपने क्षेत्र में तो जो नीतीश जी के समर्थक थे, हार्डकोर समर्थक, वो हमसे कहते थे कि हम लोग किसको वोट दें, आप भी मांगने आ रहे हैं नीतीश जी के नाम पे, और एक व्यक्ति जो जदयू में पहले थे वो भी मांग रहे हैं। मैंने इसकी कई बार पार्टी नेतृत्व को कहा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात पहुंचाई गई। आरसीपी सिन्हा हमारे कार्यक्रम में आदरणीय राजनाथ जी के मंच पर भी गए, लेकिन बात नहीं बनी। वहां के लोगों का डिमांड था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, आकर के यहां घोषित करें, एक व्यक्ति जिनको टिकट नहीं मिला है उनको बैठाया जाए। लेकिन जुनून तो कुछ और था, हमको हराने का संकल्प कुछ लोग ले चुके थे। चलिए, वो अपने संकल्प को पूरा किए और उनके प्रयास से राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन जो बुझ चुकी थी बिहार में, जिसका शीशा फूट गया था, तेल खत्म हो गया था, उस लालटेन की रोशनी बैकुंठपुर में फिर से वापस आ गई। और उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर कतई नहीं है। लालटेन युग अगर बैकुंठपुर में वापस आया, राष्ट्रीय जनता दल जीता, तो इसका पूरा श्रेय जाता है निर्दलीय उम्मीदवार को। मैं अपेक्षा करता था जनता दल यूनाइटेड से कि ऐसे लोगों को इस बात पर अफसोस होगा कि ये हमको नहीं करना चाहिए था। आज जिस प्रकार से एक एक सीट के लिए परेशानी होती है, संख्या बल जो हमारा पर्याप्त होना चाहिए था वो नहीं है, जिसके चलते दिन रात राजद के लोग बिहार में एक अलग प्रकार की गलतफहमी पैदा करते हैं कि कल सरकार गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी। कम से कम ये दिन तो हम लोगों को नहीं देखना होता। लेकिन उस समय भी यही कह करके कि नीतीश जी ने भेजा है, उसमें भी यही कह करके कि मैं तो पार्टी के इशारे पर लड़ रहा हूं। और आज फिर से पार्टी में वैसे लोगों की वापसी हो गई, तीनों जगह, भभुआ में भी, गोह में भी और बैकुंठपुर में भी। किसी के आने जाने से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, दल उनका है, जिस प्रकार से वो चाहते हैं अपने दल को चलाएं। मेरा कोई जनता दल यूनाइटेड कैसे चलेगा इस पर मुझे कोई सुझाव नहीं देना है, लेकिन मुझे याद दिलाना है कि गठबंधन धर्म क्या होता है। जब हमने कम से कम पालन किया तो आपको भी करना चाहिए था, और इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं। आगे तो कोई भी गठबंधन होगा, कोई अधिकृत उम्मीदवार होगा, कोई लड़ जाएगा, हरा देगा, फिर पार्टी में चला आएगा, अब तो ये परंपरा शुरू हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, जो हमसे जुड़े कार्यकर्ता, जो पूरे बिहार के कार्यकर्ता, कई फोन लोगों के 2 दिन के अंदर आए और लोगों ने बड़ी नाराजगी व्यक्त की, काफी रोष प्रकट किया। और मैंने सभी लोगों को कहा है, इससे तनिक भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। और खासकर बैकुंठपुर के कार्यकर्ताओं को मैं कहूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसे लोगों के गठबंधन में आने से गठबंधन भविष्य में मजबूत हो, ऐसी मैं कामना ईश्वर से भी करूंगा और उन लोगों से भी करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो गलती पिछली बार उन लोगों ने किया वो कम से कम आगे ना करें। आगे भी जब विधानसभा का चुनाव आएगा और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम मदद करें, कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है। शत्रुता के भाव लेकर के गठबंधन नहीं चला करते हैं। और मैंने तो क्या क्या नहीं सहा है। 15 में हमारे ऊपर मुकदमा हुआ झूठा, 20 में मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये कोई राजद के लोगों ने नहीं किया, ये हमारे गठबंधन के साथियों द्वारा हुआ। फिर भी मैं मुस्कुरा करके इसको बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा कि आज नहीं तो कल तो कम से कम समझदारी आएगी, आज नहीं तो कल तो समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। और मैंने इतने वर्षों में भी अपने तरफ से कोई ऐसा आचरण नहीं किया जिसके माध्यम से किसी को ठेस लगे। मैं तो निर्वाचित एमएलए था, मेरे ही कार्यकाल में आदरणीय ब्रजकिशोर बाबू के नाम से
पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन हुआ, उसमें क्या क्या नाटक हुआ, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कहा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है तो बर्दाश्त तो करना है। बंगरा घाट पुल का उद्घाटन हुआ, उस समय क्या क्या ड्रामा हुआ, हारे हुए लोगों का भी नाम जो है सो शिलापट पर लिखाया, मैंने कभी आपत्ति नहीं किया। चलिए कम से कम मैं भी हारा हूं इस बार, तब आगे जब सरकारी योजना का शिलापट बनेगा तो मेरा भी नाम कम से कम लिखा जाएगा। इन सब चीजों को मैंने हंसते हंसते बर्दाश्त इसलिए किया कि हम गठबंधन में थे और गठबंधन के साथियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन बर्दाश्त करने लायक ही बर्दाश्त किया जाएगा। और आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहूंगा, तनिक भी विचलित होने की जरूरत नहीं, थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैकुंठपुर में भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी रहेगी। किसी के आने जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन धर्म हम निभाते रहेंगे। जनता की सेवा में मोदी जी का और नीतीश जी का संदेश लेकर के हम घर घर जाएंगे। लोगों के आंख से जो आंसू गिरेंगे उसको हम पोंछने का काम करेंगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना हमारा परम कर्तव्य है। और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसीलिए हम और गठबंधन के साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम भाव रखें। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, कोई भी सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बधाई देने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कल कहा, मुझे सुनने में आया कि पुत्र ने कहा कि मैं तो पिता के यहाँ गया। मैंने कहा पुत्र को भी बधाई और पिता को भी बधाई। इसलिए तनिक भी इसको लेकर के, मैं जानता हूं आप लोगों के मन में गुस्सा होगा, लेकिन इस गुस्सा को पी जाइए, शंकर बन जाइए और कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। सबको बाहें फैला करके स्वागत करना है। जो इस गठबंधन में आए सबको अपनाना है। फैसला तो समय पर होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसीलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, कभी भी अपने शब्दों से भिखारी नहीं बनना है। सबको आदर, दुश्मन को भी आदर देना है और अपना काम करते रहना है। चुनाव हारने से मेरा कोई भी बैकुंठपुर, गोपालगंज, बिहार में जो अभियान मेरा चलता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा, तब तक लोगों की सेवा के लिए, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए रहूंगा। आप सभी के सहयोग से जीतूंगा। इसलिए मित्रों, घबराना नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल से लड़ना है। हमारा शत्रु राष्ट्रीय जनता दल है और उससे जबरदस्त ढंग से लड़ना है। उसके हर गलत काम को हमको एक्सपोज करना है। हमारी लड़ाई का मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल होना चाहिए। अब आज के बाद से कभी भी, मैं जानता हूं आपको काफी तकलीफें हैं, आप लोगों को भी, जो सहयोगी दल के नेता हैं उनके भी कार्यकर्ता कुछ कुछ लिखते रहते हैं। कई बार मैंने भी देखा है, मेरा भी कई प्रकार का नामकरण किया गया था। उन सब चीजों से कोई असर नहीं पड़ता है। मोदी जी को पूरे देश भर में कई कांग्रेसी फेंकू फेंकू कहा करते थे और मोदी जी ने ऐसा फेंका कि कांग्रेस का आता पता नहीं है। इसीलिए इन सब चीजों से घबराना नहीं है, मुस्कुराते रहना है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। हमारी पार्टी के महामंत्री और उपाध्यक्ष का बड़ा महत्व है। बाकी पार्टियों में क्या होता है उससे मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आप सभी को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं बहुत बधाई देता हूं कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, इतनी देर तक हमारी बातों को आपने सुना। 40 मिनट से मैं बोल रहा हूं और आज के दिन हम जानते हैं, कल संध्या को मैं 2-3 दिन के लिए दिल्ली जाऊंगा। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल सभी हमारे जो माननीय मंत्री हैं मैं उनको बधाई दूंगा और कुछ और भी बड़े बड़े विषय पर बातचीत करके मैं लौटूंगा। मैं गोपालगंज 16 या 17 को पहुंचूंगा। उसके बाद कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाऊंगा और आगे सावन में भोले बाबा के जलाभिषेक की तैयारी किया जाएगा। नारायणी रिवर फ्रंट पर जो डुमरिया घाट है, आज मैं जब वहाँ लोगों को देखता हूँ, जिस जगह पर लाश जलाया जाता था, जिस जगह पर एक बैठने की जगह नहीं होती थी, आज वहाँ पर लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं। यही तो हमारी विजय है। हमारी विजय कोई विधानसभा जीतना नहीं है,
हमारी विजय स्थितियों को बदलना हमारी विजय है। हमने बैकुंठपुर के बारे में जो लोगों की सोच थी उसको बदलने का काम किया है और अभी बहुत बदलाव बाकी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोग जो पिछली बात जातिवाद के शिकार हो गए, मेरी उन लोगों से भी बात हो रही है। मुझे कोई उन लोगों के प्रति कोई मन में कोई विषाद नहीं है। होता है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन इंसान अगर अपनी गलती को सुधार ले, सही दिशा में अगर वो निर्णय लेने लगे, तो फिर से वो समाज आगे बढ़ जाता है। इसलिए अगर बैकुंठपुर को नुकसान हुआ है, बैकुंठपुर धोखे में हमको जहां निर्णय में खड़ा होना था वहां हम नहीं हो पाए, तो हम ही लोगों को मिलकर के संभालना है। और बैकुंठपुर जहां पर लोकसभा हम 50,000 से जीतते हैं, वहां विधानसभा हमको तो 30-40 हजार से जीतना है और इसके संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है। एक एक बूथ पर हमको अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। आगे पंचायत का चुनाव आने वाला है। पंचायत चुनाव में सभी लोग अपने अपने वोट के लिए लड़ेंगे। जो हमारे निचले स्तर के जो वार्ड से लेकर के मुखिया तक, जिला परिषद तक का चुनाव होने वाला है। पार्टी ने भी कुछ निर्णय लिया है, पार्टी स्तर पर कुछ चुनाव होंगे। तो जब जो आएगा विषय फिर हम आपके सामने आएंगे, लेकिन हमारे भाव में शत्रुता नहीं, मित्रता होनी चाहिए। और राजनीतिक लड़ाई तो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ लड़नी है, दिल से लड़नी है, मिजाज से लड़नी है। और हुई भूल सो हुई भूल, फिर खिलेगा कमल फूल, इसका नारा देकर के बैकुंठपुर के लोगों के साथ हमको सबको चलना है। आज हमारे साथ केवल बैकुंठपुर के ही लोग नहीं जुड़े हैं, कुछ बक्सर से भी मित्र जुड़े हैं, कुछ पटना से जुड़े हैं, कुछ अन्य जिलों से भी जुड़े हैं। पूरे बिहार के लोगों का हम लोगों को सहयोग मिलता है। कुछ देश स्तर के भी लोग जुड़े रहते हैं। मैं आज की फेसबुक लाइव में जुड़े अपने तमाम मित्रों का, तमाम सहयोगियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम मार्गदर्शक हमारे जो बंधु इसमें जुड़े हैं, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज की फेसबुक लाइव में आपने हमारे साथ जो संवाद शेयर किया, इस संवाद को और आगे बढ़ाएंगे आप, इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे अगले दिन अपनों से अपनी बात में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपका अपना ही मिथिलेश तिवारी। आपका परिवार जिंदाबाद हो, आपका व्यापार जिंदाबाद हो और आपके परिवार में खुशहाली रहे। और जैसे बिहार में और देश में हरियाली है, वैसे आपके परिवार में खुशहाली रहे। इसी बात का निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।